हमारे साथ खास मेहमान हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, नीरज के पवन साहब। एक आईएएस अधिकारी के लिए नित्य नए टास्क, नित्य नए चैलेंजेस आते रहते हैं। जिंदगी अपने सवाल आईएएस बनने के बाद ज़्यादा खड़े करती है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें अवार्ड समय पे नहीं मिले। किस तरह से उनका समाधान है? प्रशासकीय समस्याओं से ना गुजरना पड़े, जिसे अपन बाबूगिरी कहते हैं, वो खेल पर ध्यान दे। मेडल लाया है, उसका पूरा सम्मान हो, उसकी राशि उसको तुरंत मिले। खुशनुमा लम्हा कौन सा और वो खराब दौर आपके साथ रहा? अच्छे लम्हे बहुत सारे रहे। जब आईएएस बने थे, जब बेस्ट कलेक्टर्स अवार्ड मिला था, जब प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड मिला था, और जीवन में कुछ ऐसे कालखंड भी आए जब कुछ ऐसे आरोप लगे जिसमें जो मेरी कोई भूमिका जिनमें नहीं थी। खुद कैसे उसके लिए उस समय मेंटल प्रिपेयर हो रहे थे कि आपको वो लड़ाई लड़नी है? मेरी कहीं पर भी कोई गलत भूमिका नहीं थी। एक न्यायिक प्रक्रिया से गुजर के उसको संतुष्ट होना है। इस बात को पाक साफ पाती है तो वो हमें क्लीन चिट देगी, अरे नहीं पाती है तो जो दंड है उसको भुगतने के लिए हम तैयार हैं। आईएएस अधिकारियों के तबादलों की लिस्ट का बहुत इंतजार रहता है। भूमिकाएं बदलती रहती हैं। शिद्दत से काम करने का आपका एक भावना और राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की सेवा करने का मन, वो कभी नहीं बदलना चाहिए। खेलने का वक्त निकाल पाते हैं सर आप भी? खेल मैनेज करने का तो मेरी ड्यूटी है। मैं बैडमिंटन खेलना पसंद करता हूँ, क्रिकेट देखना पसंद करता हूँ। नमस्कार, डीडी न्यूज़ राजस्थान के खास पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश दाधिच। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हर बार कोई न कोई नए मेहमान होते हैं। इस बार हमारे साथ खास मेहमान हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। राजस्थान में कई प्रशासनिक पदों पर रह चुके हैं। राजस्थान में वे खेल सचिव के रूप में, राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं नीरज के पवन साहब का। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। पवन सर, अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले आपको कैसे लगा कि आईएएस बनना जो है एक ख्वाब हो सकता है आपके लिए, और उस ख्वाब को पूरा करे जाने के लिए जो संघर्ष था, उसका रास्ता चुनने के लिए आपने किस तरह से शुरुआत करी? देखिए, आईएएस बनने का सपना बहुत पहले, मैंने जब छोटा बच्चा था तब से ही मेरे माता पिता और मेरे परिवेश ने मुझे दिया। वो धीरे धीरे पकता जब मैं 12th में यहाँ जयपुर आया तो उसी सपने को लेकर के आज से ठीक 30 साल पहले यानी 95 में महाराजास कॉलेज में एडमिशन लिया। तब हम 3 दोस्तों ने उस सपने को और पोषित करने का प्रयास किया और अगले 7-8 साल तक यही उसी सपने को पालते पोसते उसे संभालते रहे। बार बार उसमें सिंचन करते रहे, समय का, परिश्रम का, मेहनत का, और एक दिन 2003 में वो जाकर के पुष्पित हुआ। लेकिन हाँ, ये सही है कि इस सपने को बहुत पहले हमने देखा था और हम सब ने मिल करके, गोविंद जी भगवान की कृपा से ये पूरा हुआ 2003 में जाकर के। 95 में हमने 3 दोस्तों ने मिल करके ये सपना देखा, तो पूरे ग्रेजुएशन 95 to 98 हम तीनों ग्रेजुएशन भी साथ साथ किया, लेकिन उसके साथ साथ आईएएस की तैयारी भी साथ साथ करते रहे। 98 to 2000 जब पीजी किया तब पीजी भी कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ आईएएस की तैयारी भी साथ साथ चल रही थी। और आखिर के जो 3 साल थे उसमें बिल्कुल डेडिकेटेड होकर के लग करके तैयारी की। तो आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि तीनों मित्र तीनों के तीनों आईएएस हैं, सफलता 100%। साइंस बैकग्राउंड के साथ में आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम और वो भी यूपीएससी का आपने चूज किया, तो ये आप मानते हैं सर कि साइंस बैकग्राउंड से होने वाले व्यक्ति के लिए क्या थोड़ा सा ठीक रहता है कि वो पढ़ाई के साथ नहीं है क्या? बस साइंस बैकग्राउंड वाले थोड़े मेहनती ज़्यादा हो जाते हैं और आर्ट्स वालों को लगता है कि ठीक है तो हो ही जाएगा। इस वजह से और परिश्रम की जो एक प्रवाह है जो उनसे यूजुअली एक्सपेक्टेड होता है साइंस वालों से, अगर वो थोड़े ज़्यादा कर लेते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि साइंस वाले बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, उनको एज है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब्जेक्ट्स मैंने भी साइको एंड फिलॉसफी लिए थे, तो जो सब्जेक्ट्स ज़्यादातर लिए जाते हैं, जो जीएस में सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे आर्ट्स वाले हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, केवल साइंस एंड टेक जो है वो साइंस का है, बाकी ज़्यादातर सब्जेक्ट्स जो हैं। और वैसे भी ये जो वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन एक ज़माने में हुआ करता था कि एक आर्ट्स की दुनिया होगी, एक साइंस की दुनिया है, एक कॉमर्स की दुनिया है, अब इस समय आकर के ऐसा कुछ नहीं बचा है। साइंस वाले बच्चे भी आर्ट्स पढ़ रहे हैं, आर्ट्स वाले बच्चे भी थोड़ा बहुत साइंस पढ़ रहे हैं,
तो जो विदिन जो हमारे फ्रेगमेंटेशन हो रखा था, अब वो काफ़ी कुछ ख़त्म हो चुका है। हमें ऐसा विश्वास है कि वर्तमान व्यवस्था में जो बच्चा अच्छी तैयारी करेगा, मेहनत करेगा, वो अभी भी आईएएस बन सकता है। इसके लिए पूरा मंच खुला हुआ। सब्जेक्ट केवल एक ही बचा है, पहले 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब एक ही सब्जेक्ट है। जीएस सबके लिए बराबर है, सीसेट सबके लिए बराबर है, तो इसलिए मंच सबके लिए खुला है। सब जो भी अच्छी तैयारी करेगा वो आईएएस बन सकता है। अच्छा सर, ये मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो एवरेज है अगर पढ़ने में, 12th के बाद या ग्रेजुएशन के दौरान में वो असमंजस में है कि क्या मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूँ, तो वो खुद को कैसे टटोले, कैसे वो खुद को योग्य महसूस करे कि वो भी ये ख्वाब देख सकता है? हर कोई बन सकता है, पूरा कर मेरा सकता मानना है। है हर कोई बन सकता है। जिस किसी में भी थोड़ी सी सामान्य बुद्धि, मेधा, विवेक इतना सा है कि वो परिश्रम के लिए खुद को तैयार कर ले, क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, आपसे एक्सपेक्टेड बहुत कुछ जानने को किया जाता है, सूचनाओं का बहुत सारा संसार संभालने के लिए आपसे एक अपेक्षा है। तो इसलिए इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो झेल सकता है उसको देख ले कि उसे आंकड़े कितने के याद रहते हैं, उसे डेट्स में क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसिंग में उसे अपनी सूचना को समंजित करना आता है कि नहीं आता है, विश्लेषण डिड्यूस कितना अच्छा कर पा रहा है, अपनी बात को संवाद के रखने का तरीका, जब आप आंसर लिखेंगे तब आप उसी बात को कम शब्दों में कितना अच्छे से कह पाते हैं, या आपके पास बहुत सारा सूचनाएं हैं या बहुत कम सूचनाएं हैं, उनको किस तरीके से आपको कहना है और वही शब्दों का चयन करना जो कि आपसे अपेक्षित है, उसी वाक्य विन्यास को तैयार करना जो कि उस समय के लिए अपेक्षित है। अगर वो आप कर पाते हैं तो हर बच्चा कर सकता है। अब सर, आपके यूपीएससी तैयारी के बाद में अगर हम पहली फील्ड पोस्टिंग की आपकी बात करें, उन दिनों की यादों की अगर हम बात करें, कैसा वो अनुभव आपका रहा? मेरा पहला फील्ड पोस्टिंग भरतपुर एसडीएम के रूप में रहा। उससे पहले निम्बाहेड़ा रहा, वो 2-3 दिन रहा बस, लेकिन बाकी जो लंबा समय बीता वो भरतपुर एसडीएम के रूप में रहा। भरतपुर एसडीएम लगभग में 1.5-2 साल रहा। उसके बाद डूंगरपुर कलेक्टर रहा, उसके बाद करौली कलेक्टर, फिर पाली कलेक्टर। तो हर जगह की कुछ विशेषताएं थी जो भरतपुर ने सिखाया वो कोई और जगह नहीं सिखा सकती थी। भरतपुर की अपनी स्थानीय विशेषताएं हैं, वहाँ के लोगों की बोली, वहाँ के लोगों की भाषा, उनके जीवन का, उनके रहन सहन, उसने काफ़ी कुछ सिखाया। किस प्रकार की प्रशासनिक समस्याओं के समाधान कैसे निकाले जा सकते हैं, प्रैक्टिकल समाधान जो कि कई बार कुछ बुक्स में नहीं मिलते हैं, वो समाधान वहाँ सुझाए गए। और वहाँ से चूँकि वो ब्रज की धरती है, चूँकि वो वहाँ के लोग, सब लोग भगवान कृष्ण को बहुत मानते हैं, तो उस धरती से बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़े प्रशासक, सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटर भगवान कृष्ण स्वयं, जिन्होंने गीता का इतना बड़ा ज्ञान दिया जो कि जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है, तो प्रशासन के क्षेत्र में भी हर वक्त उस भूमि से मेरे को ये मिला कि जो मेरी शुरुआत थी वहीं से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और आपने देखा होगा कि वो कई जगह पर आगे भी काम आया। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मेरी जो पहली पोस्टिंग थी उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरे जितने गुरु थे उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जो पाली में मेरा प्रोबेशन भी था उसकी वहाँ की पृष्ठभूमि अलग थी, वो बिज़नेस सिटी थी, वहाँ पर वो सेठों का नगर था, वहाँ पर बिज़नेस वाले लोग ज़्यादा थे, तो वहाँ की जो लर्निंग्स थी वो अन्य जगह पे काम उस रूप में नहीं आ सकती, क्योंकि वहाँ की जो स्थानीय विशेषताएं होती हैं वो थोड़ी अलग होती हैं। राजस्थान भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषताओं से बना हुआ एक गुलदस्ता है, जो उस गुलदस्ते में जितने पुष्प हैं उन हर प्रसून की अलग सुरभि है, उसका अलग वर्ण है, उसकी अलग उसको मैनेज करने का अलग तरीका है। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं ब्रज, मेवाड़, मारवाड़ सब जगह काम करने का, ढूंढाड़ सब जगह काम करने का मौका मिला। एक आईएएस अधिकारी के लिए नित नए टास्क, नित नए चैलेंजेस आते रहते हैं, भले ही वो किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में आप हैं, किसी भी पोस्ट पर आप हैं। गुर्जर आंदोलन का भी एक बड़ा टास्क था उस समय में जब आपके लिए सामने था, और उसमें आपने काफ़ी अच्छा काम किया। किस तरह से आप देखते हैं इन सारे चैलेंजेस, इन सारे टास्क को? जो बच्चे आईएएस की तैयारी करते हैं उन्हें ये लगता है कि एक बार आईएएस बन गए उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमें उसके बाद कुछ नहीं करना है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आईएएस ज़िंदगी अपने सवाल आईएएस बनने के बाद ज़्यादा खड़े करती है। हर फाइल एक सवाल है, उसको उसी समय आपको सॉल्व करना है। हर परिस्थिति एक प्रश्न है जो कि आपको उसी समय उसका उत्तर ढूंढना है और दिए गए संसाधनों में ही ढूंढना है। आप नए संसाधन नहीं ला सकते, गिवन रिसोर्सेज वही हैं,
किसी भी पोस्ट पे हो आप, आईएएस बनने के बाद आपको हर क्षण हर लम्हा आपके समक्ष ये व्यवस्था आपके एक प्रश्न खड़ा करती है और उस प्रश्न का उत्तर उसी समय आपको देना है। उसके अंक भी वो सही है कि गलत है वो भी वहीं तय हो जाएगा। अगर वो सही रहा तो वाहवाही मिलेगी, अगर वो गलत हो गया तो उसका परिणाम कोई किसी भी दिशा में जा सकता है। तो मेरा मानना है कि जो बच्चे इधर आना चाहते हैं वो अभी से सोच के रखें कि इधर आने के बाद उनकी परीक्षा, वहाँ तो परीक्षा केवल 3 बार ही है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। इधर आने के बाद रोज़ परीक्षा होगी, डेली परीक्षा होगी, दिन भर परीक्षा होगी। आपने कहा सर ज़िंदगी इम्तिहान लेती है और प्रशासनिक अधिकारी के इम्तिहान कुछ ज़्यादा होते ज़्यादा हैं, लेकिन कई बार अलोकप्रिय फैसले भी प्रशासनिक अधिकारी को लेने होते हैं। उन फैसलों को लेते वक्त में किस तरह से आप देखते हैं कि माइंड में क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, हमारा गहरे से मानना है कि सर्वजन हिताय हमको काम करना होता है, लेकिन कभी कभी बहुजन हिताय भी सोचना पड़ता है। सभी का अच्छा हो बिल्कुल अच्छी बात है, सब खुश रहें वो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी जैसे कोई रोड चौड़ी करनी है, अब उसमें कुछ लोगों क्या कि कुछ दीवार टूटा, अतिक्रमण टूटेगा तो टूटेगा उससे, लेकिन बहुजन काफ़ी लोगों का अच्छा भला होगा। तो कभी कभी ये निर्णय लेना पड़ता है कि एक लार्जर पॉपुलेशन को अच्छा करने के लिए अगर आप कुछ हिस्सों को, टेम्परेरी कष्ट भी होता है तो वो उसमें गुजर जाना चाहिए। और हमारा बरसों की इस प्रक्रिया में हमने हमेशा ये थ्योरी बना के रखी हुई है कि अगर हम किसी को उखाड़ते भी हैं तो उखाड़ते हैं, उजाड़ते नहीं हैं, वहाँ से उखाड़ के कहीं और स्थापित करते हैं। तो कहीं यहाँ से उखाड़ा तो कहीं और लगाया, पुनर्वास किया, अतिक्रमण, लेकिन जो अतिक्रमण को कहीं से हटाया तो कहीं और उसको जगह दी, ताकि और अंत में उनको भी खुशी होती है, अंत में उनको भी हाँ साहब काम तो अच्छा किया साहब, 10,000 अतिक्रमण आपने हटवाए थे। बिल्कुल, वो एक ऐसी चीज़ तैयार हो गई कि सभी लोगों को लगता है कि साहब ये रोड चौड़ी नहीं हो सकती। हमें लगा कि चौड़ी हो सकती है, ऐसे प्रयास सब मिलकर प्रयास करते हैं, प्रयास हुए और आप देखेंगे कि वो सारे अतिक्रमण हटे और वो काफ़ी चौड़ी हो गई। पुनर्वास हो पाया उनमें? सबका पुनर्वास हुआ, हमने किसी को नहीं छोड़ा। हमने पाली में जिन जिन लोगों को वहाँ से हटाया था उन सबको कोई ना कोई स्थान दिया, करौली में जिन जिन को हटाया उन सबको स्थान दिया। बस टेम्परेरी रूप से उन्हें कष्ट हो सकता है कि साहब ये देखो, ये जहाँ हमारी ठेला लगता था, जहाँ हमारी थड़ी लगती थी, वहाँ से हटा करके आपने कहीं और बिठा दिया। तो लेकिन धीरे धीरे सबको ये लगने लगता है कि नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, एक लार्जर गुड के लिए हुआ। तो लार्जर गुड के लिए अगर हमें कभी थोड़े कड़े निर्णय, अलोकप्रिय निर्णय भी लेने, जो उस समय अलोकप्रिय लगेंगे, लेकिन लार्जर हित में देखेंगे, बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वो लगेगा हाँ यार वो काम सही हुआ था। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के साथ सर भी आप खेल परिषद के यहाँ अध्यक्ष हैं जी, और बड़ा आयोजन आप यहाँ करवाना जा रहे हैं, खेलो इंडिया का जो यूनिवर्सिटी गेम्स है, किस तरह से इसकी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर खिलाड़ी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, कैसे मेगा इवेंट आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जब फिट इंडिया मूवमेंट चालू किया और उसी तर्ज पर फिट राजस्थान की संकल्पना ऑनरेबल सीएम साहब ने देखी, उसको बजट अनाउंसमेंट हुआ, उसी को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान राज्य को पहली बार राष्ट्रीय स्तर का मल्टी स्पोर्ट इवेंट मिला है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पहल पर भारत सरकार ने ये राज्य को दिया है, तो एक बहुत बड़ी चीज़ राजस्थान राज्य को मिली है। मुख्यमंत्री महोदय स्वयं इसमें काफ़ी गंभीर हैं, वो लगातार इसकी बैठकें ले रहे हैं, 2-3 बैठक हमारी हो चुकी है। उसमें उन्होंने इसके भव्य आयोजन के लिए जो देश से 5-6 हज़ार खिलाड़ी, प्रशिक्षक, रेफरीज, अन्य स्टाफ आएंगे, उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, उसकी सारी तैयारियां अच्छे से हो, उसके लिए हमें निर्देश दिए हैं। हमने सारी कमेटीज़ बना ली हैं, हम हर लेवल पे काम कर रहे हैं। जैसे कि पहला, जो लोग आएंगे उनके रहने की व्यवस्था ठीक से हो, उनके खाने पीने की, उनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ठीक से हो, जहाँ वो खेलेंगे वहाँ वो गेम, वो मैदान, जो जिस भी गेम का, चाहे फुटबॉल का है, हैंडबॉल का है, हॉकी का है, वो मैदान अच्छे से तैयार हो। जो दर्शक देखने आएंगे उन दर्शकों को बैठने की व्यवस्था अच्छे से हो, इसका जो प्रसारण होगा उसको उसकी अच्छे से व्यवस्था हो, और जब वो लौट के जाएं तब राजस्थान राज्य की एक अच्छी सी यादें, स्मृतियां अपने जहन में लेकर के जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा आयोजन हम करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार हमारे मंत्री महोदय इसमें बहुत गंभीरता से लगे हुए हैं और हमें लगातार निर्देशित किया जा रहा है। हमारी टीम्स बनी हुई हैं, हम अभी हमारे पास करीब 50 दिन का समय है, हम एक एक चीज़ को माइन्यूटली देख रहे हैं।
हमें पूरा विश्वास है कि इसका आयोजन हम अच्छे से करा पाएंगे। राजस्थान में कुछ सालों पहले ग्रामीण खेल कराए गए थे बड़े मेगा इवेंट के तौर पर, क्या खेल परिषद अभी भी ऐसा कोई विचार कर रहा है? बिल्कुल, राज्य सरकार ने उससे भी अच्छे लेवल पे ले जा करके ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे पहले पंचायत स्तर पे हो, फिर ब्लॉक लेवल पे हो, फिर ज़िले पर, संभाग पर, फिर राज्य स्तर पर। तो इस प्रकार टैलेंट हंट का प्रोग्राम खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के रूप में हम करने जा रहे हैं, जो संभवतया राष्ट्रीय गेम्स जो हमारे ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जब निमट जाएंगे उसके बाद दिसंबर जनवरी में शायद उनकी प्लानिंग होगी, क्योंकि वो राजस्थान थोड़ा सा गर्म प्रदेश है, तो इसीलिए सर्दियों में उनकी प्लानिंग होगी। पंचायत लेवल से लेकर के राज्य स्तर तक हम खिलाड़ियों की ग्रूमिंग कर पाएँ, उसके लिए राज्य सरकार ने संपूर्ण कार्य योजना बनाई है। एक सर, डे बाई डे खिलाड़ियों की कई समस्याएं, आपने कहा कि मैं यहीं बैठता हूं और सुनने की कोशिश करता हूं, लेकिन हम देखते हैं कि कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें अवार्ड समय पे नहीं मिले, अवार्ड की जो राशि है उसको लेकर के, तो किस तरह से उनका समाधान आप समय पे कर पाते? देखिए, 2-3 चीज़ें। खिलाड़ी जो मेडल लेके आया उसको सही समय पर उसकी राशि मिल जानी चाहिए। हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि जो यहाँ पर 2-2, 3-3 साल का पुराना बैकलॉग चल रहा था, कई सालों का बैकलॉग चल रहा था, उसको हमने समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि स्पोर्ट्स जो राष्ट्रीय फेडरेशन है वहाँ से उसका जो सत्यापन होकर आने में समय लग जाता है। चाहे खैर कोई भी वजह रही हो, खिलाड़ी को दिक्कत नहीं आए, हम उसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऑनलाइन कुछ व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यवस्था ये भी कर रहे हैं कि खिलाड़ी को एक बार ही अपने सारे कागज़ देने पड़ जाएँ, उसके बाद उसके दोबारा नहीं आना पड़े। और आखिरी चीज़ एक और कि चूँकि 2022 के बाद हमने सब चीज़ें ऑनलाइन कर दी हैं, तो ऑनलाइन ही सब कुछ वो जमा कर सके, उसको यहाँ आने के बजाय वो ई मित्रा से ही जमा कर दे। वो सारी बातें हम खिलाड़ियों को समझाते हैं, फेडरेशंस को बताते हैं कि आप नए खिलाड़ी जो अभी आ रहे हैं, सीख रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेके आ रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार से किसी हमारी प्रशासकीय समस्याओं से ना गुजरना पड़े, जिसे अपन बाबूगिरी कहते हैं, उनसे ना गुजरना पड़े। वो खेल पर ध्यान दे, मेडल लाया है उसका पूरा सम्मान हो, उसकी राशि उसको तुरंत मिले। उसी के साथ साथ तैयारी के लिए अगर उस जो राशि हम देते हैं, कुछ गेम्स में बड़े लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर मेडल ले आया, अब उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए जाना है, तो तैयारी के लिए जो पैसा दिया जाता है वो गेम से पहले दे दिया जाए, वरना कैसे तैयारी करेगा वो। तो हम वो भी कोशिश कर रहे हैं, जिस दिन उन्होंने अप्लाई किया उससे लेकर के गेम आयोजन हो उससे पहले उसको पैसे मिल जाएं, ताकि वो अच्छे से तैयारी कर सके। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां तक अब मिल रही है और लगभग 300 के आसपास खिलाड़ी आउट ऑफ टर्न नौकरी पा चुके हैं। जी, आने वाले वक्त में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि और भी ओलंपियन हमारे राजस्थान से निकल करके सामने पूरा विश्वास है कि भारत सरकार जो टॉप्स स्कीम लाई है, टारगेट ओलंपिक पोडियम, उसी तर्ज पर राजस्थान सरकार भी 8 टॉप्स लेके आई है। राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम, राजस्थान सरकार चाहती है कि 2028 में, 2032 में जब ओलंपिक्स हों तब उसमें राजस्थान के बच्चे कुछ मेडल लेके आएँ। और 2036 का ओलंपिक तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय कोशिश कर ही रहे हैं कि देश को मिले। अगर ये बहुत बड़ी बात है कि अगर भारत देश को 2036 का ओलंपिक अपने को मिल जाता है, तो आप ये देखेंगे कि 11 ही साल बचे, अब 2025 में खड़े हैं अपन। तो इन 11 साल में हम हमारे मैदान, हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक लेवल तक के तैयार कर सकें, वो सपना राज्य सरकार ने देखा है और उसी आधार पर वो आरटॉप्स लेके आई हैं। राजस्थान टारगेट ओलंपिक्स वो COE ला रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ पर्टिकुलर गेम्स, हमको COE ला रहे हैं। तो पूरी कोशिश ये है कि राजस्थान राज्य से और भी खिलाड़ी निकलें जो कि ओलंपिक में पोडियम हिट करें। खेलने का वक्त निकाल पाते हैं सर आप भी? खेल मैनेज करने का तो मेरी ड्यूटी है, खेलने के लिए कोशिश करते हैं। कभी कभी सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ज़रूर खेलने का टाइम मिल पाता है। आजकल क्रिकेट बहुत खेला जाता है, आप क्रिकेट खेलते हैं क्या? मैं बैडमिंटन खेलना पसंद करता हूँ, क्रिकेट देखना पसंद करता हूँ। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान में क्रिकेट बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। बिल्कुल, क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है और मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन गली क्रिकेट कभी बचपन में खेला होगा, बाकी अभी प्रोफेशनल क्रिकेट कभी खेल नहीं पाए। बैडमिंटन जरूर खेलने का शौक है, जब भी मौका मिलता है बैडमिंटन जरूर खेलना। अच्छा, एक थोड़ा डिफरेंट सवाल मैं करूँ, अगर आप IAS नहीं होते तो फिर आप कहाँ देखते खुद को? मैं बहुत गहरे से मानता हूँ, मैं बचपन से मैंने एक ही सपना देखा, IAS बनने का। मेरे को IAS बनने के अलावा मैंने सेकंड थॉट कभी रखा ही नहीं कुछ भी। हम उस परंपरा से आए जहाँ पर आपने वो कहानी सुनी होगी कि पुराने ज़माने में किसी टापू पर कुछ लोग जाते थे
उस टापू को विजय करने के लिए सबसे पहले खुद की कश्तियाँ तोड़ देते थे कि या जीतेंगे तो यहीं राज करेंगे और इन्हीं की कश्तियों से वापस जाएंगे, यानी सेकंड थॉट नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं। हमने प्लान बी नहीं रखा, हमने एक ही सपना देखा, कोई दूसरा एग्ज़ाम ही नहीं दिया, सिर्फ आईएएस का एग्ज़ाम दिया और बचपन से उसी सपने को पालते पोसते रहे, लगातार, अनवरत, सतत। और उसका परिणाम ये रहा कि कुछ और चीज़ सोची ही नहीं कभी। मैं अच्छा प्रशासक अपने आप को शुरू से मानता आया था, मैनेजमेंट, मैनेजरियल स्किल्स बहुत पहले से अच्छी सी मानता आया था, भाषाई संवाद अच्छे से करना ये बचपन से माँ वीणा पाणी की कृपा थी, तो वो एक अच्छी सी चीज़ बचपन से डेवलप होती आई थी। इसीलिए मैंने अपने आप को कभी किसी अन्य स्वरूप में नहीं देखा और मैं अभी भी नहीं देखना चाहता कि अगर मैं आईएएस नहीं होता, मैं सोचता ही नहीं कि इस क्यों नहीं होता, होना ही था, इसीलिए हुआ। ज़िंदगी में सबसे यादगार या खुशनुमा लम्हा कौन सा, और वो ख़राब समय भी, जो ख़राब दौर आपके साथ रहा? दोनों चीज़ें हैं, ज़िंदगी आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ठ दोनों दिखाती है। ये वर्तुल है, जब आप उच्चिष्ट पे हों तब ये ना भूलें कि ये चक्र कभी भी घूम के नीचे आ सकता है, और जब कभी नीचे हों तो ये ना भूलें कि ये हमेशा ये नहीं रहेगा, वापस से कभी लौट के अच्छे दिन आएंगे। अच्छे लम्हे बहुत सारे रहे, जब आईएएस बने थे, जब बेस्ट कलेक्टर्स अवार्ड मिला था, जब प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड मिला था, वो बहुत अच्छे लम्हे रहे। जब गुर्जर आंदोलन कई बार मेरी जो भूमिका हो सकती थी वो उपयोग में ला करके सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक, बिना लाठी गोली एक बूंद खून टपके हुए वो शांति से वो निमट गया, तब उस समय जो प्रेज़ मिला वो बहुत अच्छा था। और जीवन में कुछ ऐसे कालखंड भी आए जब कुछ ऐसे आरोप लगे जिसमें जो मेरी कोई भूमिका जिनमें नहीं थी, लेकिन फिर भी एक डार्क फेज़ आया, तो लेकिन वो भी निकला। तो मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान राम से लेकर के आगे तक जो लोग सार्वजनिक जीवन में रहे हैं, सार्वजनिक जीवन की ये कुछ विशेषताएं हैं कि अगर आप लोकप्रिय हैं, अगर आप जनता में काम कर रहे हैं, तो ऐसा होना स्वाभाविक है कि उच्चिष्ट भी आएगा, लोग आपके लिए आंदोलन भी करेंगे, जैसा कि मैंने देखा। और कभी कभी जीवन में ऐसा कालखंड भी आता है जिसमें कहीं पर आरोप लगे अगर आप पर, तो आपको साफ गोई के साथ आपको चाहिए कि जो मैंने किया कि हम अपने दामन को लेकर के जो व्यवस्था है उसके समक्ष प्रस्तुत हुए कि इसमें कोई दाग नहीं है। ऐसा वक्त वही था जो वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े हुए तमाम आरोप और भ्रष्टाचार के जो आरोपों की कहानियां अखबारों में भी लगातार उस समय छप रही थी, खुद कैसे उसके लिए उस समय मेंटल प्रिपेयर हो रहे थे कि आपको वो लड़ाई लड़नी है? देखिए, जो भी आरोप मुझ पे लगे, जो उनकी सच्चाइयाँ, वैसे तो वो न्यायिक अवलोकन में है, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरी कहीं पर भी कोई गलत भूमिका नहीं थी। मेरी आत्मा से लेकर के मेरे कार्य, मेरे जितने पदीय कर्तव्य हैं, जो मेरे साथ काम करते थे, सबको ये विश्वास था कि नहीं, मेरी कोई गलत भूमिका उसमें नहीं थी। बस उसको अभी एक न्यायिक प्रक्रिया से गुजर के उसको संतुष्ट होना है इस बात को कि हाँ, ये सत्य था कि हम गलत नहीं थे। हमारी बात सही स्तर पर, सही व्यक्ति, सही स्थिति में, सही आलोक में उसको अगर देख ले, अगर आज भी कोई देख ले, तो वो बिल्कुल यही कहेंगे कि हाँ, सही बात है, आपकी कोई इसमें गलती नहीं थी। समय आने पर कभी कभी ऐसा होता है, एक ही चीज़ को गलत दृष्टि से देखा जा सकता है, उसी चीज़ को किसी अलग तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो अगर हमें ये विश्वास है कि हम जब सही तरीके से प्रस्तुत करेंगे सही स्तर पर, तब वो सच्चाइयाँ सामने आएंगी कि हाँ, हमारी कोई गलत भूमिका नहीं थी पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में, वित्तीय नियमितताओं या अनियमितताओं के व्यवस्थाओं में, या अन्य किसी ऐसे आरोप में जिसमें हम एकदम पाक साफ थे। अब न्यायिक प्रक्रियाओं का सम्मान हम अच्छे से करते। मुझे पूरा विश्वास है इस न्यायिक प्रणाली पर कि अगर मैं अपनी बात कहूँगा तो न्याय मुझे ज़रूर मिलेगा। सार्वजनिक जीवन में जो लोग होते हैं सर, अक्सर उनके साथ में ये समस्याएं होती है कि उन पर इस तरह से जो आरोप या प्रत्यारोप या उनसे लांछन लगना स्वाभाविक है। अगर ऐसा लगता है तो हमारी ड्यूटी है कि हम उसको प्रोसेस के माध्यम से रखें, और अगर वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया, उसमें समय पाक साफ पाती है तो वो हमें
क्लीन चिट देगी, अगर नहीं पाती है तो जो जो दंड है उसके भुगतने के लिए हम तैयार ये हैं। आईएएस अधिकारियों के तबादलों की लिस्ट का बहुत इंतजार रहता है जी। आपका भी मन में रहता है कि क्या हाँ, पता। मैं कल ही पूछ रहा था कि लिस्ट कब आएगी क्योंकि आरएस ऑफिसर्स की आ गई है, तो हम कहीं इस तरफ हम पूछ रहे थे हमारी लिस्ट कब आएगी। तो ये लिस्ट कब आएगी, सूची कब आएगी, ये चर्चा का विषय रहता है हमेशा। लेकिन हाँ, देखिए आपने देखा होगा कि 200-250 लोग आईएएस ऑफिसर्स हैं राजस्थान में, लगभग सब एक दूसरे को जानते हैं। कोई कहीं आज किस भूमिका में, कल कोई किस भूमिका में, तो ये भूमिकाएं हमारी बदलती रहती हैं। लेकिन हाँ, हम इतना अपेक्षा की जाती है हमसे कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच जो है कि हम सब एक होकर के, कि गवर्नमेंट, हमारे मुख्य सचिव महोदय जो हमारे प्रशासनिक मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में सारे आईएएस ऑफिसर्स जो जो जहाँ जहाँ, आज मैं स्पोर्ट्स की भूमिका में हूँ, इससे पहले मैं डिवीजनल कमिश्नर बांसवाड़ा की भूमिका में था, उससे पहले बीकानेर था, उससे पहले आयुर्वेद में था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो भूमिकाएं बदलती रहती हैं, शिद्दत से काम करने का आपका एक भावना और राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की सेवा करने का मन, वो कभी नहीं बदलना चाहिए। एक हमेशा से ये कहा जाता है कि ये टर्निंग चेयर्स का गेम है, आज आप इस चेयर पर बैठे, कल उस चेयर पर, कल उस चेयर पर लेकिन सबके मन में एक भाव जो रहता है, राज्य सरकार की योजनाओं का, केंद्र सरकार की योजनाओं का ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो, जो पात्र व्यक्ति है उस तक उन योजनाओं का लाभ बिना किसी गतिरोध के पहुँचे, और एक आम मानवी के मन में ये भाव रहे कि हाँ, सरकार जो कर रही है मेरे हित में काम कर रही है। पॉडकास्ट के आखिर में सर, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए क्या मोटिवेशनल मैसेज रहेगा आपका? 2-3 बेसिक मैसेजेस हैं। पहला, जहाँ हैं वो जिस भी किसी न किसी गेम से अवश्य जुड़ें। मेरा ये बहुत गहरे से मानना है, खेलों की दुनिया में कोई हारता नहीं है, कोई ज़्यादा जीतता है, कोई कम जीतता है। तो इस दुनिया से सबसे बड़ी कोई सीख जो लेके जाता है कि हम खेल भावना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो पहली चीज़ है, हर युवा को किसी न किसी खेल से जुड़ना चाहिए। दूसरा, हम युवा हैं, ऊर्जा का एक बहुत बड़ा पुंज हैं, तो इसकी जो हम सोशल मीडिया पर इंस्टा रील्स को स्क्रॉल करने में, उसकी बजाय राष्ट्र सेवा में थोड़ा सा भाव जरूर लेकर के आएँ कि मेरे होने से मैं मेरे गांव का, मेरे ढाणी का, मेरे ज़िले का मैं क्या भला कर रहा हूं। मैंने इस वर्ष में मैं ऐसी कौन सी अच्छा काम करूंगा, भले ही साफ़ सफाई का कर लें, भले ही वो जो हमारी राष्ट्रीय योजना है उसमें भाग लेने का कर लें। तो दूसरी बात ये रहेगी कि हमारे युवा राष्ट्र सेवा का भाव अपने अंदर लेके आएँ। और आखिरी बात, चूँकि इस दुनिया का सबसे बड़ा यूथ का एक समुच्चय हमारे देश में है, अगर सबसे बड़ी आबादी पूरी दुनिया में यूथ पॉपुलेशन कहीं है तो हमारे देश में है, आगामी कई वर्षों तक रहने वाली है। तो इस वजह से अगर हम पहले कभी विश्वगुरु थे या नहीं थे, उस पर मैं कोई टिप्पणी किए बिना, हम बिल्कुल कगार पे खड़े हैं। अब हम विश्वगुरु बिल्कुल बन सकते हैं तमाम चीज़ों में, क्योंकि हमारे पास असीमित संभावनाओं का एक अथाह सागर हमारे समक्ष खड़ा है। जब से इंटरनेट, जब से बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ खुल गई हैं, तो हम कहीं भी हों, बहुत सारा बिजनेस का, तो एंटरप्रेन्योरशिप जो तीसरा मैसेज है, अपने अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का विकास करें, कुछ खुद करके दिखाएं। नौकरी के पीछे नहीं भागें, नौकरी अगर करना वो भी एक बुरी बात नहीं है, नौकरी भी करें, लेकिन कुछ न कुछ व्यवसाय, कुछ तैयार करें खुद को, जो राष्ट्र सेवा में एक जो महायज्ञ है उसमें अपनी आहुति दे सके। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम सब मिल करके अगर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर हमारा विकसित भारत 2047 का सपना जो हमारे ऑनरेबल पीएम ने देखा है, उस विकसित भारत में हमारे राजस्थान के युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा। बिल्कुल सर, और उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारे युवा जो है वो विकसित भारत के इस अभियान में खुद आगे बढ़ चढ़ करके अपना हिस्सा निभाएंगे, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। और सर ने जो मोटिवेशन दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि युवाओं के जीवन में वो मोटिवेशन काफ़ी काम आएगा। काफ़ी मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरह की प्रेरणादायी कहानियों से आप काफ़ी कुछ सीख ले सकते हैं। सर, आपने आज हमारे पॉडकास्ट के लिए वक्त दिया, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए, आप बने रहे डीडी न्यूज़ राजस्थान के साथ।